बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे और वो है एग्जांपल 1.7। बुक नेम है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, एडिशन है 2, ये इसके ऑथर हैं और हम कर रहे हैं चैप्टर 1 और जो है सैम्पल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल 1.7 की स्टेटमेंट है, A man tosses two fair four-sided dice. What is the conditional probability that the maximum of the two dice will be 1 or 2 or 3 or 4, given that the minimum of the two is 2? ये आपके पास दो डाइस हैं फोर साइडेड, इसमें भी फोर साइड्स हैं 1 2 3 4 और इस डाइस की भी फोर साइड्स। इसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी? सैम्पल स्पेस होती है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये हम 4 रोज 4 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे। ये जो 1 2 3 4 है ये हम इस डाइस के लिए लेते हैं, इसको हम कह देते हैं एक्स फर्स्ट रोल और ये रोज को रिप्रेजेंट करेगा। और एक हम ले लेते हैं ये सेकंड, इसको हम वाई कह देते हैं, ये सेकंड रोल। तो इसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी? उस आउटकम्स को अगर देखें, ये ओवरऑल सैम्पल स्पेस के सेट का ये नोटेशन यूज़ करते हैं। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी ये आप देख सकते हैं। इसको रीड कैसे करना है? ये जो एक पेयर है इसमें जो फर्स्ट है ये एक्स डाइस की साइड है और ये सेकंड जो है सेकंड डाइस की। तो अगर इस रो को देखें तो इसमें जब आप 2 डाइस टॉस करेंगे या रोल करेंगे तो ये अगर काउंट आती है तो ये फर्स्ट डाइस का 1 है, सेकंड डाइस का भी 1। और अगर आप सेकंड अटैम्प्ट लेते हो तो ये अटैम्प्ट ये शो करती है, ये आउटकम, कि फर्स्ट डाइस 2 दे रहा है एक्स डाइस और सेकंड डाइस ने 1 शो किया है। इसी तरह इस रो को लें तो फर्स्ट डाइस 3, सेकंड डाइस 1 साइड को शो कर रहा है और ये फर्स्ट डाइस 4 साइड और सेकंड डाइस 1। तो इसी तरह आप ये सारी पॉसिबल आउटकम्स आप देख सकते हैं। 4 साइड्स हैं तो 4/4 टोटल 16 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। सेकंड रो को भी देख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये पॉसिबिलिटीज़ बनाई गई हैं कि इसकी आप फर्स्ट रो क्या शो कर रही है, ये वाली, कि इसकी 1 साइड और इसकी साइड्स को आप चेंज करें तो 1 1 इसको चेंज कर दें, 2 1 3 1 4 1, ये रो बन गई। सेकेंड रो आएगी, इसको आप 2 फिक्स कर दें और इसको चेंज करें, 1 2 2 2 3 2 4 2, ये आपकी ये रो बन गई। तो नेक्स्ट के लिए इसको आप 3 कर दें और इनको चेंज करें तो ये क्या बन जाएगी, 1 3 2 3 3 3 4 3। अब इसको आप 4 कर दें और इनको चेंज करें तो ये बन जाएगी 1 4 2 4 3 4 4 4। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं कि अगर आप 4 साइडेड 2 डाइस को रोल करते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम ऑफ द 2 डाइस विल बी 1 2 3 एंड 4। और अभी ये 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम ऑफ द 2 डाइस 3 केस लेते हैं। इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम 1 2 और 4 के लिए भी इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इवेंट ए बना लें आप, और इवेंट ए क्या होगा, ये वाला। तो ये है मैक्सिमम ऑफ द 2 डाइस विल बी 3, हम 3 केस लेते हैं। तो अब पूरे आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स में देखें वो कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनका मैक्सिमम 3 है। गौर से देखें, मैक्सिमम ऑफ द 2 डाइस विल बी 3। इन दोनों का मैक्सिमम 3 होगा। इसका अगर मैक्सिमम लें तो दोनों में मैक्सिमम 3 होगा, 3 3 3। ये जो पर्पल एरिया है, तो इन सारे रोल्स का अगर डाइस को रोल करें और ये दोनों डाइस की ये इंफॉर्मेशन आए, ये एक आउटकम है। तो 1 2 3 4 5 आउटकम्स में आपको मैक्सिमम 3 मिलेगा। बाकी अगर आप देख लें आउटकम्स, उसमें 3 नहीं है। इसका देखें, इसका मैक्सिमम 4 होगा, इसका देखें तो मैक्सिमम 4 होगा, मैक्सिमम 2 सिर्फ इन पर्पल एरिया में जो आउटकम्स हैं
इन दोनों डाइस का ये 1 है, फर्स्ट डाइस एक्स डाइस 1 है, सेकंड जो वाई डाइस है वो 3 है, तो मैक्सिमम क्या होगा 3। इन जो पर्पल एरिया है इन आउटकम्स में आप देख रहे हैं तो आपका मैक्सिमम ऑफ द 2 डाइस 3 है। तो ये आपका इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। इसको आप ले लेते हैं ए, और इसको कैसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, ये फर्स्ट रोल है, ये फर्स्ट डाइस है, सेकंड डाइस, मैक्सिमम ऑफ 2 डाइस क्या होना चाहिए, एम 1 2 3 है, तो हम m इक्वल टू 3 केस ले रहे हैं। और x क्या है फर्स्ट रोल, y क्या है सेकंड रोल, राइट। तो आपका एक्चुअली ए ये बन जाता है, ये वाला, ये जो आउटकम्स हैं, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 आउटकम्स है। आप इसकी प्रोबेबिलिटी आपने देखनी है कि क्या होगी, ये फाइंड आउट करनी है। और गिवन क्या है, मिनिमम ऑफ द 2 डाइस इज़ 2। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको आप बी इवेंट ले लें, और बी इवेंट अगर इसके अंदर देखें वो क्या होगा, गिवन है मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 2, तो आपने उन सेल्स को देखना है जिसमें जो डाइस इन्फॉर्मेशन है उन दोनों को, डाइस की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अगर उनका मिनिमम ले और वो 2 आए तो वो कौन से होंगे, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, वो ये वाले होंगे। आप देख सकते हैं इन दोनों डाइस की जो इन्फॉर्मेशन है इनका मिनिमम लें तो 2 आएगा, इसको लें ये पूरा बार, ये वाला ग्रीन ये बी है, ये कॉमन है दोनों में, इनका मिनिमम लें तो 2 आएगा, 2 मिनिमम 2 2, और कोई भी अगर डाइस लें तो मिनिमम 2 नहीं आएगा, इसका मिनिमम लेंगे तो 1 आएगा, 2 1 का मिनिमम लें तो 1 आएगा, 4 3 का मिनिमम लें तो, यानी इसके अलावा जितनी भी आउटकम्स हैं उसमें मिनिमम 2 नहीं है। तो अब आपसे अगर इस पूरे क्वेश्चन को देखा जाए तो पूछा ये जा रहा है कि 2 डाइस आप टॉस करते हैं 4 साइडेड, और उसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स ये आपके सामने। ये जो पर्पल है मैक्सिमम 2 m इक्वल टू 3 केस में हमने लिया था, ये आपका ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और गिवन ये है कि आपके पास जो बी है गिवन इवेंट वो मिनिमम ऑफ द 2 है, ये वाला। तो इसकी अगर हम ये आप देख लें बी ये आएगा 2 4 2 3 2 2 3 2 4 2, ये आपका बी, और ये गिवन इंफॉर्मेशन। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आप देख चुके हैं कि उसमें भी जो ए इवेंट था उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी और गिवन बी था, तो सेम उसी तरह इसमें भी बी गिवन आपके सामने है और आपको ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो वेन डायग्राम से इसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बिग रेक्टेंगल आपकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि 16 है, 1 2 3 4, इसमें 4 रोज और 4 कॉलम है, 16 आउटकम्स हैं 2 4 साइडेड डाइस की। सारी 16 आउटकम्स आपने बिग रेक्टेंगल के अंदर प्लेस कर दी। जो ए है हमारा मैक्सिमम ऑफ द 2 डाइस 3, तो ये पर्पल जो है ये आपका पर्पल वाला सर्कल, इसमें ये ए इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और बी क्या है, मिनिमम ऑफ द 2 डाइस 2, और ये आपका ये जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन जो शेडेड है, ये आपका बी इवेंट है जो गिवन है। इसमें हमने 2 4 2 3 2 2 3 2 4 2 ये लिख दिए हैं, और ये पर्पल वाले आउटकम्स आपने इधर लिख दिए। इन दोनों में जो कॉमन है आप इसको देखें 2 3, ये मैक्सिमम ऑफ द 2 डाइस 3 ये भी आ रहा है, और इसका अगर मिनिमम ले तो वो 2 भी, इन दोनों में कॉमन है। तो 2 3 और 3 2 ये कॉमन है, ये आपने ए इंटरसेक्शन बी के पोर्शन में प्लेस कर दिए। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, उन दोनों के जो कॉमन आउटकम्स हैं वो आपने इस सेक्शन में लिख दिए हैं। और इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके इस वाइट एरिया के अंदर वो आउटकम्स जो ना तो मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई 3 है ना मिनिमम ऑफ एक्स वाई 2 है। तो ये वेन डायग्राम आपने देख ली, और आपको पता है कि आपके पास गिवन क्या है। सेम उसी तरह
मिनिमम ऑफ द टू डाइस इज़ 2। ये जब इवेंट गिवन है, इसका मतलब है इसी के अंदर ये वाला जो इसी ये आपकी रिड्यूस सैम्पल स्पेस, इसी के अंदर आपने एक ही प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एक ही प्रोबेबिलिटी के लिए आपसे कहा गया है और गिवन इन्फॉर्मेशन है ये वाली। तो आपकी सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो गई है। पहले ओरिजिनल सैम्पल स्पेस तो आपकी ये है, ये वाली। गिवन आपको जब दे दिया गया है कि ये है बी, तो आपने बी के अंदर जो ए के आउटकम्स हैं सिर्फ उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रीवियस एग्जांपल में इसको डिटेल में बता दिया गया है। अगर आपको कोई समझने में इशू है तो आप इससे पहले वाली 1.3a वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन ये है, तो आपकी जो रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस है वो बी बन गई है। क्यों? ये इवेंट अक्कर हो चुका है। इसी इवेंट के अंदर आपने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये आपकी रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस। फार्मूला उसी तरह आपने ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब आप प्रोबेबिलिटी लेते हो तो दो इवेंट्स जो होते हैं, पहले आप इवेंट लिखते हो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, जो कि है मैक्सिमम ऑफ द टू डाइस 3। यानी दोनों डाइस की जो साइड्स हैं उनमें से मैक्सिमम अगर लें दोनों का 3 आए, ये फाइंड आउट करनी है। जिसको आपने फाइंड आउट करना है वो इवेंट आप इधर लिखोगे। बार के बाद जो गिवन इवेंट है बी, यानी मिनिमम ऑफ द टू डाइस इज़ 2, वो आपका इधर आएगा। तो ये आपके पास गिवन है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। और जैसे प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में, जो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें इस फार्मूले की डेरिवेशन की भी डिटेल मौजूद है। तो अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है, ये फार्मूला कैसे बनता है, ये क्यों इंटरसेक्शन आता है, तो उसकी डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो बहरहाल शॉर्टली बता देता हूँ कि आपने जो फाइंड आउट करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट की, वो पहले लिखना है। बार के बाद जो गिवन है वो आपने इधर लिखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, आपने जो सैम्पल स्पेस होती है आपकी, तो जो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो इसी सैम्पल स्पेस का पार्ट होना चाहिए उस। तो अब आप देखें इस बी सैम्पल स्पेस, जो बी सैम्पल स्पेस है ये है। ए की प्रोबेबिलिटी आपने लेनी है, वो ए की प्रोबेबिलिटी में एलिमेंट हैं ए के 1 2 3 4 5। लेकिन क्योंकि आपकी सैम्पल स्पेस रिड्यूस होकर वी हो चुकी है, तो आपने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और वो कौन से एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी लेनी है जो बी के अंदर है, और वो ये इस कॉमन पार्ट के अंदर। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि रीज़न ये है कि ये बी जो इवेंट है ये अक्कर हो चुका है, और आपने जो इवेंट अक्कर हो चुका है उसी के अंदर, यानी उन आउटकम्स के अंदर रहते हुए ए के जितने भी आउटकम उस सैम्पल स्पेस के अंदर आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी, अगर आप ए की प्रोबेबिलिटी ले रहे हो और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना होती, यानी बी गिवन ही ना होता, ये गिवन नहीं है, सिर्फ ए की प्रोबेबिलिटी लेनी होती, ये बी नहीं है, आप समझ लें ये बी मौजूद नहीं है, ए की प्रोबेबिलिटी लेनी है, फिर तो सैम्पल स्पेस यही बनती है, क्योंकि कोई भी इवेंट अकर नहीं हुआ। तो आप लेंगे सैम्पल स्पेस, ये बन रही है। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके आउटकम है 1 2 3 4 5, 5 डिवाइडेड बाई 16, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जानी थी। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर आपको एक इवेंट दे दिया गया है कि वो अक्कर हो चुका है, तो आपने उस आपकी रिड्यूस सैम्पल स्पेस रिड्यूस होगी। अब ये सैम्पल स्पेस नहीं होगी, बल्कि कंडीशन के साथ ये सैम्पल स्पेस है। और आपने ए की, अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है जो भी इवेंट होता है सैम्पल स्पेस के अंदर वाले ही आउटकम्स लिए जाते हैं। तो इसमें सिर्फ यही आउटकम ए के लिए जाएंगे और इनकी प्रोबेबिलिटी इस सैम्पल स्पेस के अंदर देखी जाएगी। तो यही वजह है कि ये जो आउटकम्स हैं, तो ये ए बी का इंटरसेक्शन लें तो फिर ये आउटकम मिलते हैं। तो इसलिए इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने इसको देखना है, ऊपर इन इंटरसेक्शन लें ए और बी का, उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय ये जो गिवन है। तो सैम्पल स्पेस तो आपके पास अब बी है जो इवेंट अकर हो चुका है, तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। हाँ, अगर ये कंडीशन उल्टी होती, यानी इधर
प्रोबेबिलिटी आप लेते हो, इधर बी होता और इधर ए होता, तो उस केस में क्या होना था, इधर बी है इधर ए है, इसका मतलब है ए गिवन है, तो ए इवेंट गिवन है, तो वो ये सैम्पल स्पेस होगी, नीचे पी ऑफ ए आना था। जहाँ तक ऊपर का ताल्लुक है तो इधर बी है और इधर ए है, तो बी इंटरसेक्शन ए होना था, तो चाहे उसको बी इंटरसेक्शन ए लिखते हैं या ए इंटरसेक्शन बी, बात एक ही है, दोनों का कॉमन ही होगा, तो ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगी, बेशक ये लिख दें या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिख दें, एक ही बात है। लेकिन नीचे क्योंकि बी और इधर ए सैम्पल स्पेस गिवन ए है, तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, तो उस केस में ये चेंज आ सकती थी। तो खैर इस केस में हम ये गिवन है, ये आपने फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बी फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय ओरिजिनल सैम्पल स्पेस। देखिए ये तो फार्मूला है, तो आपने जब इसको देखना है तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा, प्रोबेबिलिटी की अगर डेफिनेशन देखें वो ओरिजिनल सैम्पल स्पेस के तौर पे होती है, तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी है 2 और सैम्पल स्पेस क्या है 16, तो ये बनेगा 2/16। तो प्रोबेबिलिटी बी को फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय ओरिजिनल सैम्पल स्पेस। तो इसमें कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है 1 2 3 4 5 और ओरिजिनल सैम्पल स्पेस 16, तो 5/16। एक और चीज़ वो प्रीवियस एग्जांपल में भी डिटेल में बता दी गई थी, बेशक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सैम्पल स्पेस ये रिड्यूस हो गई है और आप जब फाइंड आउट कर रहे हैं एक ही उसके ये वाले आउटकम्स ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इंडिविजुअल आउटकम को देखें तो वो ओवरऑल सैम्पल स्पेस से ही बनेगी, यानी ये आउटकम की सैम्पल स्पेस, ये सिंगल ने 4 आउटकम, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/16। कोई भी आउटकम ले लें, ये ले लें जो बाहर है, बी के अंदर किसी भी आउटकम को ले लें, ए के अंदर किसी भी आउटकम को ले लें, तो हर एक की इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/16 ही होगी। तो इसीलिए मैंने इन दोनों की इंटरसेक्शन की 1 to 2 ले ली, क्योंकि इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो दोनों को अगर इकट्ठा नहीं तो 2 हो जाएगी, तो 2/16। इसी तरह आप इसको लें 5 एलिमेंट्स से, तो 5/16। ये वैल्यूज़ आप इधर पुट कर दें, ये पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/16 है, इसको डिवाइड कर दें प्रोबेबिलिटी बी जो कि 5/16 है, तो ये आ जाएगी 2/16 डिवाइड बाय 5/16, 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगी 2/5। इस केस में आप देख सकते हैं कि आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते थे, ये भी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया है कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह कैलकुलेट करने की बजाय सीधा इसके प्रोबेबिलिटी लेने की बजाय ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ आउटकम्स ले लें 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट इस तरह कैलकुलेट करने की बजाय इसके नंबर ऑफ आउटकम्स ले लें 5, तो इसके आउटकम्स लें 2, इसके आउटकम्स लें 5, वही 2/5 आएगा। तो इसको डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि इसके नीचे भी 16 आ रहा है और इसके नीचे भी 16 आ रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाने, तो इसलिए आप इस प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी फार्मूला की बजाय जस्ट आउटकम से भी देख सकते हैं, ये आउटकम 2 या आउटकम 5, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी 2/5, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप क्या देख रहे थे कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि ये इवेंट गिवन है और ये इवेंट है मिनिमम ऑफ द 2 डाइस इज़ 2, ये गिवन है, और ये क्या था मैक्सिमम ऑफ द 2 डाइस इज़ 3, तो 3 अगर आपका मैक्सिमम है डाइस का, 2 डाइस का मैक्सिमम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इस सैम्पल स्पेस में क्या होगी 2/5। आपके इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। आपने जो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जो इवेंट ए है, तो उसके लिए था मैक्सिमम ऑफ द 2 डाइस विल बी 1 2 3 एंड 4, इन 4 के लिए आंसर्स करने थे आपने। अभी हमने 3 के लिए आंसर किया है जो आपका है 2/5, तो जो रिमेनिंग आपके इवेंट्स हैं ए, उसको 1 by 1 करते हैं। तो अभी हम सॉल्व करते हैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जिसमें मैक्सिमम ऑफ द 2 डाइस क्या होना चाहिए 1।
तो अगर आपका मैक्सिमम ऑफ द टू डाइस 1 केस लें तो आपका ए इवेंट कौन सा बनेगा? इस पूरे ऑल पॉसिबल आउटकम्स में सिर्फ इस ऑर्डर पेयर जो सेल है इसका मैक्सिमम अगर लें तो वो 1 आएगा, बाकी सब के केस में मैक्सिमम डिफरेंट होगा। तो अब आपने जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और जो ए है उसमें सिर्फ एक आउटकम में, तो आपका इस पूरे प्रॉब्लम के लिए बी तो वही है, मिनिमम ऑफ द टू इज़ 2। तो इसके लिए वेन डायग्राम क्या बनेगी? ए। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो ए है एक ही एलिमेंट है, एक ही आउटकम है, और बी उसी तरह 5 आउटकम्स और रिमेनिंग आपको कंप्लीट सैम्पल स्पेस में आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस केस में अगर देखें तो एक भी एलिमेंट इन दोनों का कॉमन नहीं है। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी? आप किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ए की, और जो गिवन आपके पास सैम्पल स्पेस है वो बी है। तो बी के अंदर आपके कितने एलिमेंट्स ए हैं? एक ही हैं जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप देखते हैं बी सैम्पल स्पेस में एक भी एलिमेंट ए का नहीं है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी अगर लें तो वो क्या एम्प्टी होगा, और उसकी अगर कार्डिनैलिटी लें तो वो ज़ीरो होगा। तो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आप जस्ट इसकी आउटकम ले सकते हैं। ये क्या है 5। तो आप देखें इस केस में आपका आंसर होगा 0। तो अगर आप का इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो ये हो कि मैक्सिमम ऑफ द टू डाइस 1, तो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल रही है? 0। अब आप नेक्स्ट इवेंट ए को इस 2 के लिए देखते हैं। इस केस में बी आपका वही है, मिनिमम ऑफ द टू इज़ 2, और ए चेंज हुआ है। अब किसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? मैक्सिमम ऑफ द टू डाइस 2। तो इस केस के लिए अगर आप दोबारा से देखें तो बी तो वही है आपका ये वाला। तो आपका मैक्सिमम ऑफ द 2 कौन से सेल्स होंगे? ये 3 सेल्स हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स में 1 2 इसका मैक्सिमम 2 है, 2 2 इसका मैक्सिमम 2 है, 2 1 इसका मैक्सिमम 2। जस्ट 3 आपके आउटकम्स हैं जिसमें मैक्सिमम। तो आपका ये बन जाएगा इवेंट ए, ये 3 आउटकम्स, बी वही रहा। वेन डायग्राम क्या बनेगी? ये। तो इसमें आप देख सकते हैं ए में क्या है 3 आउटकम्स, 1 2 2 2 2 1। ये 2 2 कॉमन है बी में भी और ए में भी, तो ये कॉमन आपने इंटरसेक्शन पोर्शन में रख दिया 2 2, और बाकी पर्पल 1 2 और 2 1 इधर है, और आपके रिमेनिंग बी तो आपके सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है। 1 2 3 4 और 5th आपका ये कॉमन। तो इस केस में देखें अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी एक ही ले रहे हैं जिसमें है मैक्सिमम ऑफ द टू डाइस इज़ 2, और गिवन क्या है वही मिनिमम ऑफ द टू इज़ 2। इस केस में आपने देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जस्ट एक आउटकम है, ये आपका बन जाएगा 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी इसके आउटकम ले लें बी के, वो हैं 5 डिवाइड बाय 5। तो इसका आंसर होगा 1/5। अगर आपका ए जो इवेंट है वो बन जाएगा मैक्सिमम ऑफ द टू डाइस इज़ 2। 3 के लिए हम कर चुके हैं, 4 के लिए देखते हैं। तो 4 के लिए आपका ए क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ द टू डाइस इज़ 4। इसके लिए देखते हैं। तो अब बी आपका सेम वही है, ए आपका मैक्सिमम ऑफ द टू डाइस 4। तो कौन से सेल्स हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स में? इसका मैक्सिमम 4 है, इस सेल का मैक्सिमम 4 4 4 4 4 एंड 4, और किसी आउटकम का मैक्सिमम 4 नहीं है। तो ये आपका बन जाएगा ए, मिनिमम ऑफ द टू एज इट इज़ वही पहले वाला ये ग्रीन, और इन दोनों में कॉमन कौन से हैं जिसमें मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 हो? एक ये सेल है और एक ये सेल। तो इसकी वेन डायग्राम देखते हैं। तो आप देख लें 2 कॉमन है 2 4 और 4 2, ये तो इस सेक्शन में आ गया इंटरसेक्शन में, और बाकी पर्पल ए में 1 4 3 4 4 4 ये वाले ए सेक्शन में, 4 3 और 4 1 ये आपके बन गए, और बी आपके ये सेपरेट होंगे 3 और 2 कॉमन है,
ये सेपरेट 3 इधर और 2 कॉमन। तो इस केस में आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ए की। ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी क्या है 2, बी की आपको पता ही है कार्डिनैलिटी 5, तो ये बन जाएगा 2/5। तो आपके 4 के 4 पार्ट्स आप देख सकते हैं, उनकी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली कि ए की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और बी गिवन हो तो क्या होगा। तो 1 की भी कैलकुलेट कर ली, 2, 3 एंड ये लास्ट थी 4 की। थैंक यू।